अब तक स्त्री प्रत्यय प्रकरण में आप जो पढ़ रहे थे उनमें से अनुपसर्जनाधिकार अभी तक आरंभ नहीं था। अब यहां से पाणिनि जी ने 4 1 14 इस 14वें सूत्र से आगे तक के सूत्रों में अनुपसर्जनात् का अधिकार ले गए हैं। कहां तक जाएगा इसका अधिकार, इसके लिए वो लिखते हैं अधिकारो अयम यूनस्ति इत्यभिव्याप्य। इस सूत्र का अधिकार माने अनुपसर्जनात् अधिकार सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्रों की जो श्रेणी है उसमें कौन सा है ये? इसका अधिकार जाएगा यूनस्ति, आगे इस प्रकरण का सबसे लास्ट सूत्र है, वहां तक इसका अधिकार जाएगा। वहां तक जाएगा कहने से दिक्कत हो सकती है किसी को व्याख्या में कि उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा यूनस्ति में। वहां तक जाने का मतलब यह है कि हाँ उससे पहले पहले तक भी जा सकता है। उसकी और व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा यूनस्ति इति अभिव्याप्य, अभिव्याप्य शब्द दिया, यूनस्ति को भी अभिव्याप्य मतलब यूनस्ति को भी वो अपने अंदर लेगा। इसका मतलब है कि टोटल यूनस्ति सूत्र भी इसके अधिकार में आएगा ही आएगा। इसलिए अब तक जो लोग ये समझ रहे थे कि अनुपसर्जनात् का अधिकार यूनस्ति से पहले तक खत्म हो जाता है, ऐसी जो व्याख्याएं कर रहे थे वो सभी व्याख्याएं अपास्त हो जाती। समझे? अब भैया ये अधिकार तो चलाया, लेकिन अनुपसर्जनात् शब्द का अर्थ क्या होता है ये शब्द आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हो। हमने बहुत जगह इसका व्याख्यान बताया ही है, वस्त्रईशा सूत्र में बताया था इसका, और भी उससे पहले बताए थे। तो आज हम और भी से एक बार और समझ लेते हैं कि बच्चा आपने एक उपसर्जन शब्द सुना है, उपसर्जन शब्द से ही अनुपसर्जन शब्द बनता है। तो पहले उपसर्जन शब्द का अर्थ क्लियर हो जाएगा तो अनुपसर्जन का भी हो जाएगा। उपसर्जन शब्द व्याकरण शास्त्र में 2 तरीके का प्रयुक्त है, एक तो संज्ञा शब्द के रूप में और दूसरा परिभाषा के रूप में। माने उपसर्जन शब्द जो है संज्ञा शब्द भी प्रयोग किया गया है और उपसर्जन शब्द पारिभाषिकम भी प्रयोग किया गया है। संज्ञा माने पाणिनि जी ने समास प्रकरण में एक सूत्र बनाया, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र के द्वारा भी पाणिनि जी ने बताया कि इसे उपसर्जन कहते हैं। तो इसको आप कह सकते हो ये जो है शास्त्रीय उपसर्जन है दूसरे शब्दों में, क्योंकि यहां पर पाणिनि जी ने एक उपसर्जन संज्ञा की, लेकिन ये वाला जो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम है ये शास्त्रीय उपसर्जन का इसमें ग्रहण नहीं होता, संज्ञा वाले का, उसका तो समास विधान में ही ग्रहण होगा। ठीक है, तो उपसर्जन संज्ञा नहीं यहाँ लेनी है, बल्कि यहाँ पर पारिभाषिक उपसर्जन लेना। पारिभाषिक उपसर्जन का मतलब ये है कि उपसर्जन शब्द का अर्थ होता है गौण या अप्रधान। बोलो क्या होता है? गौण, ये उपसर्जन शब्द का अर्थ हुआ। तो भैया जब उपसर्जन शब्द का अर्थ गौण या अप्रधान हुआ तो अनुपसर्जन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रधान कहो या मुख्य कहो, है ना। तो अनुपसर्जनात् का अधिकार चलाया माने प्रधान का अधिकार चलाया, मुख्य का अधिकार चलाया। अब यहां से आगे जो स्त्री प्रत्यय विधान करने वाले सूत्र हैं, कोई गीप करेगा, कोई और जो करेगा, वो प्रधान से ही करेंगे, मुख्य से ही करेंगे, यानी मुख्य शब्द मुख्य प्रातिपदिक से ही करें, है ना, अप्रधान से कभी नहीं करने वाले। कैसे निर्णय होता है प्रधान और अप्रधान का प्रातिपदिक में? तो वो निर्णय बहुत स्पष्ट है कि जहां बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है, या तत्पुरुष में भी एक प्रकार का समास जो है, जो प्रादि समास बताया है उधर, तो उससे अन्य अर्थ प्रधान हो जाता है, उससे अन्य अर्थ की प्रधानता हो जाती है। तो जब कोई शब्द अपने अर्थ को त्याग देता है, कोई तीसरे अर्थ को ग्रहण कर लेता है, तो अब तो उसका अर्थ जो है अप्रधान हो जाता है, माने उपसर्जन हो जाता है। ऐसे उपसर्जनों से स्त्री प्रत्यय अब नहीं होगा इससे आगे, बल्कि स्त्री प्रत्यय अनुपसर्जन माने प्रधान से या मुख्य से ही होगा। इसलिए अनुपसर्जनात् का अधिकार चलाया। समझे? इसका फल क्या है? अनुपसर्जनाधिकार का फल आगे लिख रहे हैं, अयमेव स्त्री प्रत्यांतेषु तदंत विधिम ज्ञापयति। अनुपसर्जनात् ही यह एक सूत्र है जो स्त्री प्रत्यांतों में तदंत विधि का ज्ञापन करता है। क्यों?
देखो दो चीज समझनी है, स्त्री प्रत्यय और उनमें तदंत विधि। तदंत विधि का मतलब हम पहले से समझते आ रहे हैं। तदंत विधि का मतलब होता है कि जिसको जो विधान किया जाए, जिस शब्द को जो कार्य विधान किया जा रहा है, यदि वो शब्द किसी अन्य शब्द के अंत में आ जाएगा तब भी उससे वह कार्य हो जाए, इसी को कहते हैं तदंत विधि। उदाहरण हमने बनोरा चपर ऐसा खूब पढ़ा, ठीक है ना। सूत्र में तो वन्नंत कहा गया है, तो वन्नंत कहने से वन प्रत्यांतों से ही ङीप और र होना चाहिए, किंतु ऐसा वहां तो इससे थोड़ा ज्यादा भी होता है। क्या? वहां तो वन्नंत के अलावा वन्नंत तदंत से भी कार्य होता है? तो स्त्री प्रत्यांतों में भी तदंत विधि हो जाती है। इसमें प्रमाण क्या है स्त्री प्रत्ययों में तदंत विधि का? कह रहे हैं अनुपसर्जनाधिकार प्रमाण। नहीं तो क्या है, समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध एक नियम है तदंत विधि का। समास और प्रत्यय विधि में मानी जो स्त्री प्रत्यय के जो प्रत्यय हैं इनमें निषेध प्राप्त है इस नियम से, समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध। लेकिन अनुपसर्जनात् ये कहता है, देखो उपसर्जन कोई कब बनेगा? जब उस शब्द का किसी के साथ समास हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब किसी के साथ वो समास हो जाएगा तो वो शब्द खुद नहीं रहेगा, बल्कि वो शब्द तदंत बन जाएगा, अकेला नहीं रहेगा। वो शब्द जो है तब तदंत बन जाएगा, और जब तदंत बन जाएगा तो ऐसे उपसर्जनों से भी स्त्री प्रत्यय की प्राप्ति है, तो उसको रोकने के लिए यहां से आगे अनुपसर्जनात् का अधिकार चलाया कि नहीं, अनुपसर्जन से ही, माने कि प्रधान अथवा मुख्य से ही, मुख्य प्रातिपदिक से ही ये अब इससे आगे के स्त्री प्रत्यय विधान होंगे 1-4-14 से आगे। तो यही सूत्र एक हिंट्स दे रहा है। अनुपसर्जनात् को आरंभ करना ये बताता है कि स्त्री प्रत्यांतेषु तदंत विधि भवति, स्त्री प्रत्यांतों में तदंत विधि होती है। एग्जाम में आए कि स्त्री प्रत्यांतेषु तदंत विधि भवति इत्यस्य किम ज्ञापकम अथवा किम प्रमाणम, तो क्या लिखोगे? अनुपसर्जनात् इति सूत्रम एव प्रमाणम। ठीक है, कहा कि इसका फल क्या है, अनुपसर्जनों से इसका फल बता रहे हैं। वैसे ये आगे भी आने वाला है, मैं थोड़ा सा भी से इंगित कर देता हूं इसे, जिससे आगे समझने में और भी आसानी हो जाएगी। अनुपसर्जनाधिकार यदि नहीं होता तो क्या प्रलय आ जाती, वो तुम्हें बता रहे हैं, है ना। कैसे शब्दों की सिद्धि में दिक्कत होती। ठीक है, आप आगे टिड्ढाणे सूत्र में पढ़ने वाले हो कि जो शब्द टित होगा ना, जो प्रातिपदिक है टित, तो टितों से नी प्रत्यय लगाना। और मैं एक तुम्हें भी उदाहरण के लिए बता दे रहा हूं, ये कुरचर शब्द है, कुरचर शब्द टित है, टित होने से उसका कुरचरी रूप बनता है। क्लियर? तो कुरचर का क्या बनेगा? अच्छा, हम तुम्हें फल बता रहे हैं अनुपसर्जनाधिकार का फल। अनुपसर्जनाधिकार क्यों आरंभ किया? यदि सूत्र आरंभ नहीं करते तो कहां हानि होती। ठीक है, इस फल को ध्यान से सुनिए, आगे भी वहां बताएंगे, मैं अभी से थोड़ा सा कह देता हूं, इसे समझने में आसानी होगी। कुरचर शब्द से नीप होता है टित्वा, तो कुरचरी बन जाता है। अनिश जी समझे? कहा कि बहुकुरचर शब्द से नीप होगा या नहीं, माने के भाई कुरचर का कुरचरी बना तो बहुकुरचर से बहुकुरचरी बन जाए। वहां पर समास किया, क्या किया? देखो, बहु शब्द का कुरचर के साथ समास किया कि बहवः कुरुचराः यस्याम नगर्याम। वहां पर जो अन्य पदार्थ है वो भी स्त्रीलिंग है, यस्याम नगर्याम हम कह रहे हैं, है ना। बहुव्रीहि जो होता है उसमें अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। तो बहुत सारे कुरचर है जिस नगरी में, ऐसी नगरी का क्या रूप बनाए? बहुकुरचरी बनाए या बहुकुरचरा बनाए? कहा कि भैया देखो, टिड्ढाणे सूत्र में भी जो आगे नीप कर रहा है उसमें भी अनुपसर्जनात् का अधिकार गया है। अनुपसर्जनाधिकार जब गया है उसमें, तो वो भी सूत्र अब जो नीप प्रत्यय करेगा वो भी प्रधान से करेगा, है ना, अप्रधान से नहीं करेगा। तो भाई कुरचर शब्द में तो टित होने से कुरचर शब्द की प्रधानता है, लेकिन बहुकुरचर में अब इसकी प्रधानता नहीं रही, है ना। कुरचर शब्द कुरुसु चरती कुरचरा, उस अर्थ को कह रहा है, और बहुकुरचर कह रहा है बहुत सारे कुरचर हैं जिस नगरी में किसी अन्य अर्थ की तरफ ले जा रहा है। तो यहां पर तो क्या हुआ, कुरचर शब्द का अर्थ प्रधान नहीं रहा, अब तो बहुकुरचर में से अन्य पद का अर्थ प्रधान है। तो यहां पर अब मुझे बताइए, ये बहुकुरचर ये जो है अब उपसर्जन है कि अनुपसर्जन है? मतलब बहुकुरचर का जो अर्थ जो है बना वो क्या है? उपसर्जन बना। उपसर्जन है कि अनुपसर्जन है? उपसर्जन, माने उसके अर्थ की प्रधानता, बहुकुरचर के अर्थ की प्रधानता नहीं रही, बल्कि तृतीय बहुत कुरचर है जिस नगरी में जो अन्य पदार्थ है। देखो बहुकुरचर ये दो पदार्थ ये है, और अन्य पदार्थ हुआ नगरी, ऐसी उस नगरी की
नगरी अर्थ की प्रधानता हुई, इसलिए बहुकुरचर शब्द तो उपसर्जन हो गया। लेकिन हमने आरंभ किया है अनुपसर्जनात् का अधिकार, जो कि टिड्ढाणे सूत्र में भी आता है। तो अब अनुपसर्जन जो टित अथवा आगे जो भी है उनसे ही नीप आदि प्रत्यय होंगे। इसलिए बहुकुरचर शब्द में बच्चा नीप मत करना, बहुकुरचरी मत बनाना। तो क्या बनेगा? टाप प्रत्यय हो करके अजाद्यतष्टा, वो सूत्र सामान्य है, ठीक है, इन सब के अधिकार से भी बाहर है। देखो अजाद्यतष्टा बाहर है इस अनुपसर्जनात् से, पहले निकला हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा? टाप होकर के बहुकुरचरा बनेगा। तो अकेला कुरचर शब्द है तब तो कुरचरी, और बहुकुरचर शब्द है तो बहुकुरचरा बनेगा। यही फल है अनुपसर्जनात् के आरंभ करने का। यदि ये सूत्र ना होता तो जैसे कुरचरी से होता है ङीप, ऐसे ही बहुकुरचरी से भी ङीप होता, जो कि अनिष्ट होता। हर समझ रहा है कि नहीं? हाँ, व्याकरण पढ़ना इसे नहीं है रे कोई खेल। हाँ, इसमें तो बहुत बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता है सर्वदा। अथवा इसे पढ़ते पढ़ते भी विद्वान और बुद्धिमान बन जाओगे यदि सही से पढ़ोगे, है? पर उसमें मक्कारियां नहीं होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई? चल आगे कुछ और बात करते हैं। ये सूत्र आज ही पढ़े या कल पढ़े रे? अब है समय हो गया, वो एकदम ध्यान रखे समय का। इस सूत्र को तुम याद करो, ये सूत्र तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है बच्चा। अब यह नीप प्रत्यय का विधान चल रहा है अनुपसर्जनात् के बाद का, ये जस्ट अगला सूत्र है। सूत्र है टिड्ढाणे द्वय सज दघ नये मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरपः। इस सूत्र में जो ङीप होता है, ङीप प्रत्यय, उसके करने के हेतु बताए गए हैं कि ङीप प्रत्यय कब करना चाहिए? कि जब कोई टित हो अथवा ढ प्रत्यय से बना हो शब्द, या अण से, अय से, द्वय सज दग्न मात्र तयप ठक ठय कय और क्वरप, ये 12 जो प्रकार हैं, 12 इतने प्रकारों में से यदि कोई एक शब्द आता है तो समझ लो उससे हमें फिर ङीप प्रत्यय करना है। हालांकि भट्टोजी दीक्षित जी ने ङीप प्रत्यय का विधान थोड़ा पहले बता दिया है, पहले भी थोड़ा कह के आए हैं, पर उसका थोड़ा प्रसंग अलग था। किन सूत्रों के द्वारा कहा था? कुछ स्मरण है? बताओ एक आध सूत्र। और तश्चर्यभ्यो ङीप, बनो रचा भी था थोड़ा, और द्विपदी द्विपादी वहां बनाए थे, है ना? तावृचि पादोन्य तरस्यामि, इन सूत्रों में थोड़ा बताया था। अब उसी अवशेष को फिर से बता रहे हैं। इस सूत्र में अनुपसर्जनात् का अधिकार आता है तो सूत्र का अर्थ ऐसे बनता है, अनुपसर्जनम यत् टिदादि। अनुपसर्जन जो टिदादि क्या चीज है? टित ढ अण, ये सब जो ये 12 हैं, इन सबको क्या कहते हैं? टिदादि। तो अनुपसर्जनम यत् टिदादि, अनुपसर्जन यदि टिदादि हो। अनुपसर्जन शब्द का अर्थ क्या है? जब वो प्रधान रूप से हो, उनका अर्थ जो है गौण न हो गया हो, अप्रधान न हो गया हो, ऐसे तदंत जो अदंत प्रातिपदिक होगा, तदंतम यद अदंतम प्रातिपदिकम, ऐसा जो अदंत प्रातिपदिक। टिदादि तो हो माने कि वो शब्द या तो टित होने से बना हो, या ढ प्रत्यय, अण प्रत्यय, ये जो भी इसमें गिनाए गए हैं, लेकिन वो शब्द साथ में क्या होना चाहिए? यद अदंतम प्रातिपदिकम, वो अदंत भी होना चाहिए। तो उनसे प्रातिपदिकम यद अदंतम प्रातिपदिकम तथा स्त्रियाम ङीप स्यात्, उनसे स्त्रियाम माने स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर, क्योंकि स्त्रियाम का भी अधिकार चला ही आ रहा है, ङीप प्रत्यय होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला उदाहरण समझते हैं, टित का उदाहरण। टिड्ढाणे में टित से आरंभ है ना। पहला उदाहरण दिया कुरचरी। पहले टित के विषय में जानो, टित क्या क्या चीज? टित प्रातिपदिक होना चाहिए, या धातु होना चाहिए, या प्रत्यय होना चाहिए। टित 3 प्रकार का हो सकता है। बालमर्मा ने यहां दिया है टित के विषय में। उन्होंने कहा कि टित आपको 3 तरीके से मिल सकता है, एक तो प्रत्यय में, दूसरा प्रातिपदिक में, और तीसरा धातु में। मूलकार ने यहां पर क्या किया? प्रत्यय के टित का उदाहरण पहले प्रस्तुत किया। प्रत्यय के टित का उदाहरण है कुरचरी। ये क्या है? प्रत्यय के टित का उदाहरण। प्रातिपदिक के टित का उदाहरण दिया नदी। ये क्या है? प्रातिपदिक के टित होने से। प्रत्यय और प्रातिपदिक में अंतर समझते हो कि नहीं बच्चा? प्रातिपदिक एक संज्ञा है, शब्दों की होगी वो। अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक अथवा कृतद्धित समासाश्च
और जो प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय बाद में विधान किए जाते हैं, प्रत्यय परश्च, इस नियम से। जाने, ये तो हो गए प्रत्यय प्रातिपदिक। धातु को भी तुम जानते हो, धातु भी टित होती हैं। जैसे धेट धातु है, वो धातु टित है, तो टित तीनों जगह मिल सकता है। इस सूत्र में टित को स्पेशली ये नहीं कहा गया कि कहाँ का कैसा, इसलिए वो साधारणतया तीनों जगह का ग्राही होगा। तो सबसे पहले आइए प्रत्यय के टित का उदाहरण पढ़ते हैं। कुरुचरी, कुरुषु देशे सुचरति, कुरु देश में चरण करने वाली, है ना। तो कुरुचर शब्द है, इससे स्त्रीत्व की, ये कुरचर चर शब्द जो है चरेष्टा से ट प्रत्यय होकर के बना है। तो ट प्रत्यय की टकार की संज्ञा हो जाती है, अ बचता है, प्रत्यय टित है। प्रत्यय के टित हो जाने से कुरचर शब्द से ङीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बना देना कुरुचरी। कुरचर शब्द से ङीप लाना, कुरुचर ई। कुरुचर शब्द अदंत है, अदंत भी है और टित भी है, क्योंकि टिदादि यद अदंत, अदंतम प्रातिपदिक, इससे ङीप कर दिया तो कुरुचर ई। कुरुचर में जो आ है उसका यस्य ती च से लोप कर दे, तो हलंत हो गया ब्रा, कुरुचर ई, और मिल करके बन गया कुरुचरी। सुआदि प्रत्यय लाओगे, अलंग्यादि से उसका हो जाएगा लोप, तो भी कुरुचरी यही का यही रूप बनेगा। ये प्रक्रिया आपको साधारणतया जाननी ही चाहिए स्त्री प्रत्यय के विषय में, कि कहाँ हलंग्याभ्यो दीर्घ श्रुति से प्रकृतम हल हर जगह कैसे लग जाता है। कुरुचरी उदाहरण दिया, ये था प्रत्यय के टित का उदाहरण, पूरा हुआ। प्रातिपदिक के टित का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए पहले प्रातिपदिक टित है इसको बता रहे। एक शब्द है बच्चों नदट, नदट शब्द है, उस शब्द से बनता है नदी। नदट इस प्रातिपदिक के टकार की संज्ञा हो जाती। तो अब ये नदट का बचता है फिर नद, क्या बचता है? नद, अकार है इसमें। अब ये प्रातिपदिक टित है, टित होने से ङीप कर दोगे तो रूप बन जाएगा नदी। प्रक्रिया वही करनी है, न द अदंत है, अकार का यस्य ती च से लोप कर देना और फिर ईकार को जोड़ के हलंग आदि करके सु का लोप भी कर देना, आगे जो आएगा नदी बन जाएगा। धातु के टित का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत नहीं किया, आगे कहीं दे तो दें, बाल मनोरमाकार ने दे दिया है। धातु के टित का उदाहरण क्या दिया है गौरव? स्तनंधई, ठीक है, धेट पाने, स्तनंधई ये उदाहरण है, आगे आएगा, ठीक है, वो उसका विषय है। इसके बाद एक बात जो कल कही थी उसे फिर से बता रहे हैं कि ये जो भी टिड्ढाणे सूत्र की प्रवृत्ति है, अनुपसर्जन जब टिदादि होंगे तभी ङीप प्रत्यय होगा। यदि टिदादि प्रत्यय से बना हुआ शब्द यदि उपसर्जन हो गया तब आप ङीप नहीं कर पाओगे उस अदंत से। इसलिए मूलकार ने दिया कि उपसर्जनत्वात्, उपसर्जन होने से न इह, इह माने यहां न नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? ङीप का कहां? के बहु कुरुचरा, के बहु कुरुचरा में नहीं हो पाएगा। कैसे? कि भाई यहां पर बहु का कुरुचर शब्द के साथ में समास कर दिया, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है, तो बहु कुरुचर शब्द का अर्थ यहाँ पर एक तीसरा ही है, तो इन शब्दों का खुद का अर्थ यहाँ पर उपसर्जन हो गया, गौण हो गया। इस कारण से बहुकुरचरा में टाप ही होगा, ङीप की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। और अब ये जब बात टित की कर ही रहे हैं, क्योंकि टित के बाद दूसरा इसमें आना है ढ, तीसरा है अण, तो अभी टित की बात को पूरा फाइनली कर लेते। अब टित की बात में अब ये समझना है, एक रूप अलग से प्रस्तुत किया, एक उदाहरण और दिया, ताकि बताइए बक्ष्यमाणा की क्या स्थिति है। बक्ष्यमाणा यहां पर ङीप होगा या टाप होगा? माने बक्ष्यमाणा प्रयोग बनेगा या वक्ष्यमाणी प्रयोग बनेगा, क्योंकि इसका भी संबंध टित से है। तो आइए इसको अब विस्तृत रूप से समझते हैं व्हाइट बोर्ड पर। अब हम बक्ष्यमाणा इस प्रयोग की सिद्धि को समझते हैं। बक्ष्यमाणा को लेकर के आपकी किताब में पंक्ति दी है, बोलो क्या पंक्ति है वो? बक्ष्यमाणा इत्यत्र टित्वात् उगित्वाच्च ङीप प्राप्ते। अब रुक जाओ, अभी यहीं तक रुक जाओ, तुम्हें याद करनी थी। बहुत सारे बच्चे देख के ही सुना रहे हैं, मैंने सोचा देख के नहीं सुना है। बक्ष्यमाणा इस प्रयोग में टित्वात् अथवा उगित्वात् ङीप की प्राप्ति है। प्राप्ति है का मतलब ये कहना चाहते हैं वस्तुतः ङीप होना नहीं है। तो समझना यह है कि बक्ष्यमाणा में कैसे टित्वात् और उगित्वात् ङीप प्राप्त है, और दोनों ही कह रहे हैं, या तो टित्वात् मान लो या उगित्वात् मान लो। तो इसकी कंडीशन समझनी तो पड़ेगी थोड़ा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। धातु इसमें क्या है रे? धातु बताओ जल्दी। वच, ये दो से बन सकता है। तत्वबोधिनीकार ने यहाँ पर ब्रूई धातु भी दी है, बच से भी अथवा ब्रू से भी बन जाएगा, क्योंकि ब्रू को भी बच होता है। दोनों धातु स्वतंत्र है अलग अलग। तो बच धातु से क्या प्रत्यय करेंगे?
अब अभी क्या करें, अरे लिट आएगा पहले, ठीक है। ये हो गया लिट, स्थिति हो गई वच लिट, टकार की संज्ञा और रिकार की संज्ञा कर दो, बन जाएगा वच। अब यहां ध्यान से समझ लो, ये जो है लिट टित है, उगित है। उगित क्यों है? क्योंकि री की संज्ञा हुई, इसलिए ये लिट जो है ये वही लिट लकार है बच्चा, जो 10 लकार हैं उनमें से, है ना। ऐसे कोई वो मत समझना। ल बच्चा, बच ल। अब यहां पर इस ल के स्थान पर हो जाता है सानच प्रत्यय, है ना। लटह सत्री सानचा प्रथमा, एक ये सूत्र है समानाधिकरणी, इससे हो जाता है। तो बच्चा स्थिति हो गई वच, ये सानच प्रत्यय है और सानच प्रत्यय का बचता है आन बचता है, आना, ऐसा। चकार की संज्ञा हो जाती है, शकार की लशको तद्धिति से हो जाती है, चकार की हलंत्य। अब यहां पर आन हो गया ना, एक सूत्र तो आपने पढ़ा था, स्यतासी ली लुटो हो, धातु से स्य और तासी प्रत्यय होते हैं, है ना। तो ठीक है, धातु से हमने कर दिया स्य प्रत्यय, ली अथवा लुट के परे रहते तो ये लिट है स्थानीय भाव से, तो स्थिति हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, तो वच आन, यहां तक स्थिति ले आओ, ठीक है। यहां तक स्थिति होने पर अब क्या करें, हैं? पहले इधर का काम कर लें, तो आने मुख पहले लगा लें, पहले इधर का काम कर लेते। वच है स्या है, चकार को पहले चोकू से कर लो कुत्व, तो चा को हो जाएगा का, स्थिति हो जाएगी व क आन। अब का के बाद है ये स, आदेश प्रत्यय से बना लो मूर्धन्य, ये लो मूर्धन्य बना दिया, वक स्या आन, क स के संयोग से, तो ये हो जाएगा और वो भी आधा ही रहेगा, वक्ष्य आन। अब आने मुख को लगा लेते हैं। आने मुख ये कहता है आन के परे रहते मुख आगम करता है इसको, धातु भाग को, तो मुख का आगम कर दिया इस अदंत को, तो मुख आगम कित है, कित होने से वक्ष के बाद में बैठेगा, तब स्थिति हो जाएगी वक्ष्य, मुख का मां, मुख का क्या बचा लिया और आन, और भाई तुम इसे मिलाओगे तो क्या बन जाएगा वक्ष्य, और ना को ना भी कर लेना है, तो बन जाएगा वक्ष्यमाण। वक्ष्यमाण शब्द अदंत है, टिड्ढाणे सूत्र के द्वारा ये देखा जाए तो टित भी है मतलब टित तो वैसे भी है, टिड्ढाणे सूत्र के देखें टित होने से भी अंगीप प्राप्त है। टित कैसे है वक्ष्यमाण, या तो टित्वात नीप कर लीजिए और नहीं तो उगित भी है साथ में, इसके पास दोनों फैसिलिटी है नीप करने की, तो अथवा उगित मान करके नीप कर लीजिए, प्राप्त है नीप, तो इसलिए मूलकार ने पंक्ति दी वक्ष्यमाणा इत्यत्र टित्वात उगित्वाच नीप प्राप्ते, टित्वात अथवा उगित्वात नीप प्राप्त रहेगा। पंक्ति का अर्थ लग गया, आगे बोलो फिर क्या है, लाश्रय अनुबंध कार्यम नादेशानाम, इस पंक्ति को अब समझना है, क्या है लाश्रय, अभी उसको बताता हूं, उसके साथ जोड़ के बताऊंगा, पहले इस परिभाषा को बता दूं। लाश्रयानुबंध कार्यम नादेशानाम, इस नियम के कारण यहां पर नीप नहीं हो सकता। कौन से नियम से, लाश्रय अनुबंध कार्यम नादेशानाम, इसका अर्थ क्या है, अर्थ को समझते हैं। लाश्रय अनुबंध कार्यम, लकार को आश्रय मान करके होने वाला अनुबंध कार्य, लकार, ये 10 लकार होते हैं, उसमें से लिट एक लकार है, समझ रहे हो। लकार को आश्रय ही माने है, इसके पास 2 अनुबंध हैं, एक तो लरी, वो एक तो री, एक टा, तो टिड्ढाणे सूत्र का जो टित है वो लाश्रय अनुबंध कार्य है। लाश्रय अनुबंध कार्य का मतलब उसका जो टकार है वो एक लकार से जुड़ा हुआ है, ला से, तो लाश्रय अनुबंध कार्य हो गया नीप रूपी कार्य, टिड्ढाणे वाला, समझ गए इस शब्द को, समझे।
तो लाश्रय अनुबंध जो कार्य है टिड्ढाणे द्वारा होने वाला गीपकार लाश्रय अनुबंध कैसे है, क्योंकि लिट को मान करके है। तो वो नादेशा नाम माने वह जो टित्व है वो स्थानीवद भाव से उसके आदेश तक नहीं पहुंचेगा, आदेश तक नहीं आएगा तो स्थानीवद भाव इसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब टित्व यहां आया ही नहीं सानच में, तो सानच कभी टित्व कहलाएगा, सानच कभी टित नहीं कहलाएगा, ये कहना है। लिट तक ही टित्व सीमित रह गया, उससे आगे टित गया नहीं। तो बक्ष्यमाण में जो आन है वो सानच का ही है। तो जब भैया इधर से जो टित्व है ये यहाँ सानच में, यहाँ इसमें जब आया ही नहीं तो टित्वात ङीप भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, लाश्रय अनुबंध कार्यम न आदेशा नाम, लाश्रय अनुबंध कार्य हैं वो आदेश में नहीं होते। अब थोड़ा पहले से उठाते हैं कि भाई ये बात कैसे निकल के आती है कि लाश्रय अनुबंध कार्य आदेश तक नहीं आते हैं, बात निकल के कैसे आती है। अब वो बताया कि यास उठा वाला बोलना, क्या पंक्ति है वो? हाँ देखो बात क्या है, यासुटो ङित्वेन। अब थोड़ा सा तुम्हें जिन्होंने पहले लक कौमुदी वगैरह थोड़ा पढ़ा है, भ्वादिगण की दुनिया में ले चलते हैं। उसमें एक सूत्र दिया है, वहां एक सूत्र दिया है यासुट परस्मयी पदे सुदात्तो ङिच्च। याद है ना कुछ? ये स्थिति तब की है जब आप लिंग लकार के रूप की सिद्धि करते हो बच्चा, लिंग लकार। और लिंग लकार में आपको करना होता है यासुट आगम। पाणिनि जी ने यासुट परस्मयी पदे सुदात्तो ङिच्च ये कहा। बात ये है कि यासुट ये लिंग आगम ङित है ना, क्योंकि इसके भी गकार की संज्ञा होती है, जैसे लिट में टकार की संज्ञा होती थी। तो जब ये ङित है और इसी को आगम हुआ है यासुट का, यासुट का मतलब यासुट का यास इधर आ जाएगा और ये लिंग का ल बचता है, तो ङित्व इसमें बैठा हुआ था। तो जब इसमें बैठा हुआ ङित्व इसको होने वाले आगम यासुट में भी पहुंच जाता अपने आप, क्योंकि स्थानीय आदेशो नल विधौ पहुंच जाता ङित्व, आदेश स्थानीय की तरह होता है ना। तो यासुट को पाणिनि जी फिर ङित क्यों कर रहे हैं? पाणिनि जी तो सूत्र बनाया है यासुट परस्मयी पदे सुदात्तो ङिच्च कि वो ङित भी होता है। तो पाणिनि जी का यासुट को ङित करण करना ये बताता है, एक ज्ञापन देता है, कुछ हमें हिंट्स देता है कि लाश्रय अनुबंध कार्यम नादेशा नाम, लाश्रय जो अनुबंध कार्य हैं वो उसके आदेश तक नहीं पहुंच पाते हैं कभी कहीं, इसलिए इसका ङित तो यासुट में आ नहीं सकता था। इसलिए पाणिनि जी ने यासुट परस्मयी पदे सुदात्तो ङिच्च यहां पर ङित करण कर दिया। ठीक इसी प्रकार से यहां का टित्व यहां आ नहीं सकता, माने स्थानीयवद भाव से भी नहीं आ सकता है। ये बात समझे? तो स्थानीयवद भाव से जब टित्व नहीं आया तो बक्ष्यमाण यहां पर ङीप नहीं होगा, बल्कि टाप प्रत्यय करके बक्ष्यमाणा इस रूप की सिद्धि हो जाएगी बच्चा। ये पहला तर्क दिया। एक दूसरा और दीक्षित जी ने तर्क दिया, अगली लाइन बोलो सी के बाद की। इति निषेध ज्ञापनात्वा, है ना। चलो एक प्रसंग और बताते हैं। पाणिनि जी ने सिन्ह प्रत्यय को सिद्ध किया, है ना, और उसके स्थान पर वो सानच करते हैं। ये सानच प्रत्यय भी किया पाणिनि जी ने। पंक्ति बोलो, पंक्ति में इनकी चर्चा आई है। सिन्ह सानचा सित्वेना। अब रुको 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 रुको, यहीं पर रुक जाओ। सिन्ह में रहने वाला सित्व धर्म सानच में अपने आप स्थानीय आदेश नल विधौ से आ जाता कि नहीं? बताओ, आ जाता। आदेश स्थानीय की तरह होता है। इसमें रहने वाला सित्व जब यहां आ जाता तो हला सना सानच झऊ, मतलब सिना को भी सिद्ध किया और सानच को भी सिद्ध कर रहे हैं। दो दो बार परिश्रम क्यों करना पड़ रहा है, ये प्रश्न हुआ। उत्तर समझिए। सिना को सानच करने का मतलब ये है कि भाई ऐसा लगता है पाणिनि जी ने सानच को भी सिद्ध किया है कि इसका सित्व जो है यहां तक पहुंच नहीं पाएगा, इसका सित्व यहां तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए सानच को फिर से सिद्ध करना पड़ रहा है। पहुंच कैसे नहीं पाएगा? स्थानीय आदेशो नल विधौ तो जो है कर देगा आदेश स्थानीय वत्स्यात्, तो इसलिए नहीं पहुंच पाएगा। उत्तर सिन्ह सानचा सित्वेन। कि बात यह है
कहीं कहीं जो अनुबंध कार्य होते हैं ना, माने सकार को इत संज्ञा हो गए, मतलब जिसमें इत संज्ञा लोप होता है वो अनुबंध समझा जाता है। तो चाहे सिना का सा हो, ये अनुबंध कार्य, ये टित टकार की संज्ञा है, ये अनुबंध कार्य है, इधर ये ङ की संज्ञा हुई, ये सब अनुबंध कार्य है। काके क्वचिद अनुबंध कार्य भी, कहीं कहीं अनुबंध कार्यों में अनल विधि ये निषेध लग जाता है। यानी कि स्थानीय बदादेशो अनल विधौ में दो अंश है, आदेश स्थानीवत स्यात्, ये तो विधेय अंश है, आदेश को स्थानीवत करता है। दूसरा है निषेधांश है, कहा कि अनल विधि में स्थानीवत भाव। तो कहीं कहीं जो अनुबंध कार्य हैं उनको भी अनल विधि समझ लिया जाता है, अनल विधि समझ लिया जाता है, जिससे क्या होता है, आदेश में रहने वाले जो धर्म है, वो स्थानीय में रहने वाले जो धर्म है वो आदेश तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो यहां पर इसका सिद्ध तो नहीं पहुंच पाएगा, ये पाणिनि जी को भय था, इसलिए पाणिनि जी ने सना को सिद्ध करके भी सानच को सिद्ध कर दिया। इससे इस सभी मैटर से पता क्या चलता है, पता यही चलता है कि लाश्रय अनुबंध जो कार्य हैं वो उसके आदेश में नहीं आते हैं। आपका लिट टित था माना, लेकिन इसका टित्व सानस तक नहीं पहुंच पाएगा। सानस तक जब वो टित्व पहुंच नहीं पाएगा तो नीप होगा नहीं, बक्ष्यमाणी बनेगा नहीं। इसलिए अजाद्य तष्टाप से उसे अदंत मान करके टाप प्रत्यय कर लीजिए, ठीक है ना, या अजादी गण में पाठ मान लीजिए, अजादी गण आकृति गण है। तो ऐसे करके आपको वक्ष्यमाणा की सिद्धि करनी होगी, वक्ष्यमाणी बनेगा नहीं। चलो बच्चा आजा, अब समझते हैं। टित का पूरा झगड़ा समझ लिया। अब टित के बाद अब आते हैं ढ। बच्चों जो अब क्रमशः उदाहरण समझ लेना। ढ प्रत्यय का है सौपर्णेयी, उसके बाद आएगा अण, अण का है ऐन्द्री। इनको क्रम से अब समझते हैं, ऐसी लाइन लगा के समझना है। अग्रिम स्लाइड पर ले चलते हैं तुम्हें यहाँ। तो देखो बच्चा, टित के तो उदाहरण प्रस्तुत हो गए, कुरचरी नदी इत्यादि, ठीक है। ढ का उदाहरण है सौपर्णेयी। सौपर्णेयी ढ का कैसे उदाहरण है, सुपर्णा शब्द है, सुपर्णा, सुपर्ण शब्द से स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय हो जाता है। अब ये सुनते चलो बस, अब ये तुमने कोई तद्धित तद्धित पढ़ा नहीं है, श्रद्धा पूर्वक बस याद कर लेना, इसमें ये हो गया है। जब तद्धित पढ़ोगे तो ये सूत्र और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ढक प्रत्यय हो करके सौपर्णेयी बन जाता है, ठीक है। ढक प्रत्यय होता है, रूप सिद्धि देख लेना, सब दिया है बाल मनोरमा में, नीप प्रत्यय हो जाएगा तो सौपर्णेयी। दूसरा है, तीसरा है अण। अण का है उदाहरण ऐन्द्री। ऐन्द्री में सास्य देवता सूत्र से अण प्रत्यय होता है तो बन जाता है ऐन्द्री, इंद्र की स्त्री है, अथवा इंद्र है देवता जिस हवि का, ऐसा भी अर्थ होता है। उत्सा दिव्यो अय सूत्र के द्वारा औत्सी, ये अय का उदाहरण है। द्वय सच का उदाहरण है उरुद्वयसी, यहाँ पर प्रमाणे द्वय सच दघ्नय मात्र च से द्वय सच प्रत्यय है। दघ्नच का उदाहरण है उरुदघ्नी, यहाँ पर भी सेम वही सूत्र है, प्रमाणे द्वय सच दघ्नय मात्र च। उसके बाद मात्रच प्रत्यय का उदाहरण है उरु मात्री, सब में ङीप हो रखा है, बस तुम्हें ये जानना है कि ये किसका उदाहरण है इनमें से। इसके बाद तयप का उदाहरण है पंचतई। पंचतई में तयप प्रत्यय है, तयप प्रत्यांत होने से, और अदंत भी है पंचतय शब्द, ये सब अदंत भी हैं जितने भी पढ़े, इनसे ङीप कर लेना। और ङीप करने पर प्रक्रिया वही याद रखना है कि उस आकार का यस्य तीज से लोप भी करना होगा, और नीप के बाद सु आदि प्रत्यय का भी हलंग आदि से लोप करना होगा, ये प्रक्रिया जानना। और इन सबके जो रूप चलेंगे वो गौरी की तरह चला लेना या नदी की तरह इन सबके रूप चला दे, ठीक है। रूप तो ऐसे ही चलेंगे सामा। अब अग्रिम तैप के बाद आता है ठक। ठक प्रत्यांत का उदाहरण है आक्षिकी, यहाँ पर तेन दिव्यति खनति जयति जितम सूत्र के द्वारा ठक है। ठय का उदाहरण दो दिए, लावणिकी और प्रास्थिकी। पहले में तो लवणा ठय से ठय है और दूसरे में तेन क्रीतम से है ठय। यहाँ दो उदाहरण है, समझ लेना है ना। तुम्हारे मूल में क्या दिया है तुम्हारे में, लावणिकी या प्रास्थिकी? प्रास्थिकी नहीं है, हाँ कहीं किसी उस संस्करण में वो है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद है कय। कय का उदाहरण है यादृशी, यहाँ पर दृशादिशु दृशो अनालोचने कय च सूत्र के द्वारा कय हो गया है। क्वरप का उदाहरण है इत्वरी, क्वरप ही अंतिम है, डकटे कय क्वरप। क्वरप का उदाहरण क्या है, क्वय प्रत्यांत का उदाहरण है इत्वरी। इत्वरी में इण नस जी सर्तिभ्य क्वरप सूत्र के द्वारा क्वरप प्रत्यय हो जाता है, समझ गए। इसके पश्चात आपके में पढ़ा गया है एक ये वार्तिक। क्या वार्तिक है, ये परिभाषा है, ये तो ताच्छील के णेपी समझ लो इसके प्रसंग को भी। सूत्र में तो अण प्रत्यांत जो होता है उससे ही ङीप कहा गया है। अण का उदाहरण क्या है बताओ,
अण प्रत्यांत का उदाहरण क्या है? इंद्री। ठीक है। अच्छा, अण प्रत्यांत जो होगा उससे ङीप हो पाएगा, यही तो हुआ ना। एक प्रत्यय है ण, ण में तो कभी ङीप हो नहीं सकता था। क्यों? ण अलग प्रत्यय है, अण अलग प्रत्यय है। ये बच्चा, अण में क्या है? अण, और एक प्रत्यय है केवल ण, अण का अ बचता है, और ण प्रत्यय का भी केवल ण है, उसका लोप होकर के भी अ बचता है, पर प्रत्यय अलग अलग है। तो कोई कहा कि जो ण से भी क्या कर दो, ण प्रत्यय से बने हुओं से भी क्या कर दीजिए? ङीप कर दीजिए। ठीक है। ताकि कैसे? ताकि इस परिभाषा के बल पर तात्शील के नेपी, ण हर जगह वाला नहीं, तात्शील के माने तत्शील माने उसका स्वभाव है, इस अर्थ में यदि ण प्रत्यय है तो ऐसे ण में भी अण कार्य हो जाते, माने कि ण यदि तत्शील अर्थ में ण हुआ है तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी अण कार्य कर लेने चाहिए। अण कार्य कर लेने चाहिए माने उसे भी अनंत मान करके ढाणे सूत्र के द्वारा ङीप कर लेना। तो चौरी में कौन प्रत्यय है बच्चा? ङीप से पहले ण प्रत्यय है, अण नहीं है। विग्रह कर लेना, चुराशीलम अस्याह छत्रा दिव्योणा, सूत्र के द्वारा ण प्रत्यय कर लिया, और ण प्रत्यय करने के बाद चुर से बना लेना चौर, और णांत होने से, ण प्रत्यांत होने से भी इससे ङीप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ण को और अण को इक्वल समझना है। ऐसे करके इसको जोड़ दिया जाए तो 13 हो जाते हैं। 12 तो सूत्र में आए, ण को भी जोड़ दो एक ण प्रत्यय से बने हुए। इसके पश्चात एक वार्तिक और पढ़ा, नय स्नय ईकक ख्युस तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम, ये वार्तिक। इस वार्तिक से भी ङीप प्रत्यय का विधान किया। अब 12 प्रत्यय तो सूत्रकार ने बताए, 13वां एक परिभाषाकार ने जोड़ दिया ण प्रत्यय। उसके बाद नय, स्नय, ईकक और ख्युन 4 प्रत्यय वार्तिककार ने बताए। वार्तिककार के 4 प्रत्यय हैं, इनसे भी ङीप समझो। और 2 शब्द स्पेशली बताए, वो प्रत्यय नहीं है, वो साक्षात शब्द बताए कि तरुण शब्द और तलुन शब्द, इनसे भी ङीप हो जाता है। समझे मत को? उसमें से नय का उदाहरण है स्त्रैणी। नय का क्या उदाहरण है? स्त्रैणी का अर्थ क्या होता है रे? हाँ, स्त्री में होने वाले उसे कहेंगे स्त्रैणी। यहाँ पर नय प्रत्यय है और पौंसनी में स्नय प्रत्यय है। सूत्रे बच्चा बोल रहा है स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नौ भवनात्, है ना। इससे स्त्री शब्द से तो स्त्रैणी बन जाता है नय प्रत्यय होकर के, और ई कहां से आ गया? ङीप का ई। और पुंस शब्द से पौंसनी बन जाता है, ठीक है, ङीप प्रत्यय होकर के बनता है। इसके बाद है ईकक प्रत्यय बच्चा। कौन है? तो ईकक का जो उदाहरण है या साक्ति की, ईकक प्रत्यय होता है, एक सूत्र है शक्ति यष्टयो ईकक। शक्ति शब्द से और यष्टि शब्द से ईकक प्रत्यय होता है। शक्ति प्रहरणम अस्याह, जो स्त्री शक्ति से प्रहार करती है। शक्ति एक आयुध विशेष है, मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार कर दिया था लक्ष्मण पे। शक्ति एक अस्त्र विशेष है। तो शक्ति प्रहरणम अस्याह, शक्ति है प्रहार, प्रहरण जिस स्त्री का, उसको बोलेंगे, वहां पर भी ङीप प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि शक्ति शब्द से ईकक प्रत्यय करके साक्ति क बनेगा, और फिर उसे आप ङीप कर लेना साक्ति की। यष्टि प्रहरणम यस्याह, यष्टि किसे कहते हैं? लाठी, लकड़ी, यष्टि। यष्टि है प्रहरण जिस स्त्री का, मतलब यष्टि से, डंडे से मारती है, उसको बोलेंगे याष्टि की। ठीक है ना। युद्ध का सब वर्णन युद्ध में सब चलता था, याष्टि की। और चौथा इसमें दिया ख्युन। ख्युन में आढ्यंकरणी उदाहरण है। यहाँ पर आढ्यंकरणी में एक सूत्र है, आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु च्वर्थे स्वच्वौ क्रियः करणे ख्युन। इस सूत्र से ख्युन प्रत्यय हो जाता है। ये सब बाल मनोरमा में अथवा टीकाओं में सूत्र लिखे हैं, तो मैं तो बस इतना समझना है। आढ्यंकरणी ख्युन, साक्तिकी में ईकक, पौंसनी में स्नय, स्त्रैणी में नय, इनके कारण यहाँ पर ङीप हो गया है। और लास्ट में अण प्रत्यय के विषय में एक बात कह करके समाप्त करते हैं। इतने ही उदाहरण दिए हैं मूल में। हाँ, 2 और बचे, तरुणी और तलुनी। तरुणी तलुनी में तो बस यही है, तरुण शब्द से ङीप कर दो तो तरुणी, और तलुन शब्द से ङीप कर दो तो तरुणी। किसे कहेंगे रे? युवती स्त्री। और तलुनी सेम अर्थ है, वही, वो शब्द पर ज्यादा प्रयोग नहीं होता, तलुनी। ठीक है। अण प्रत्यय आपके तद्धित में भी है और कृदंत में भी है, ये बात सब। अण तो तद्धित में भी आता है, कृदंत में भी आता है। तो सूत्र टिड्ढाणे में जो अण दिया है उससे कहाँ का अण ले, ताकि दोनों जगह का ले लो। तद्धित वाले का तो उदाहरण सौपर्णे ही दे दिया है, वो
ऐन्द्री दे दिया है, और यदि तद्धित वाला वो कृदंत वाला है, जैसे कुंभम करोति इति कुंभकार, वहां पर भी कर्मण्यण से अण होता है, तो उसका उदाहरण आप समझ लेना कुंभकारी। कुंभम करोति इति कुंभकार, कुंभकार होता है कुम्हार, और उसकी यदि स्त्री है तो कुंभकारी बनेगा, वहां पर भी ङी प्रत्यय ही कर लेना।